आप मेष राशि के जातकों के लिए चढ़ती साढ़े साथी के इस समय शनि देव का योग वक्री हो जाना और साथ ही हंस राजयोग बनाए देवगुरु बृहस्पति का अस्त हो जाना, यानी कि ब्रह्मांड के दो बड़े ग्रहों का असंतुलन आपको इस आने वाले महीने में किस तरह से असंतुलित करने वाला है या आपके काम बनाने वाला है, आइए इस वीडियो में पूरी चर्चा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले महीने अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों अगस्त के महीने में ग्रहों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो गोचर है, वो बहुत ही उठापटक वाली है। एक तरफ जहां जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर 12 वर्षों के बाद आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में उपस्थित होकर गोचर करते हुए हंस राजयोग बना रहे थे, जिसका सीधा प्रभाव आपकी प्रसिद्धि, कारोबार, आजीविका पर बहुत ही सकारात्मक रूप से था। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस हंस राजयोग से चूंकि यह 12 वर्षों के बाद बना है, तो कहते हैं 12 वर्षों में अच्छे अच्छे के दिन बदल जाते हैं। घर में हर तरह से उत्सव का माहौल होता है, हर तरह के मांगलिक कार्य होते हैं। संतान की प्राप्ति हो या उच्च शिक्षा के संकेत या नए घर में जाने की खुशी, नए रिश्ते में बनने की खुशी, प्रेम संबंधों में सफलता, बिजनेस, कारोबार, आजीविका में अप्रत्याशित धन लाभ और सफलताएं, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति अपने हंस राजयोग से आपके लिए संभव बना रहे थे। 2 जून से ये राजयोग बना हुआ था, लेकिन बीते कुछ समय से देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में चलने लगे, गोचर करने लगे। वहीं उसी अंतराल में कर्म फलदाता शनिदेव भी 138 डेज के लिए वक्री स्थिति में आ गए। तो कैसे संतुलित करें इन स्थितियों को, क्या करें कि कोई काम ना बिगड़े? सामान्यतः यदि मैं आपको एडवाइस दूं गोचरीय स्थिति को देखते हुए, तो मैं यही कहूंगा कि अगस्त का महीना बहुत ही सब्र और धैर्य से चलने का महीना है। कोई काम बिगड़ेंगे नहीं, सारे काम बनेंगे, लेकिन सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र देव यानी आपके धनेश 1 अगस्त को ही नीच राशि में आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अब धन के स्वामी नीच हो गए, यानी कि प्रभावहीन हो गए। सेकंड हाउस क्या है? वाणी, धन, आपके रिश्ते, करीबी रिश्ते। नीच होने का मतलब है ग्रह का प्रभावहीन होना, यानी कि आपकी पकड़ कमजोर हो गई। वैसे में क्या हो सकता है? आपकी वाणी के द्वारा नुकसान संभावित। वहीं धनेश अचानक कमजोर पड़ गए, इसका मतलब क्या है? आपके सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं सुराख होने वाली है, यानी कि धन संबंधित मामलों में बहुत ही सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि जब भी धनेश कमजोर होते हैं अप्रत्याशित खर्चे आ जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो अनावश्यक खर्च से बचें। करीबी रिश्ते वहां बहुत ही प्यार से पेश आए, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव हमारी आत्मा के स्वामी,
हमारा आत्मविश्वास पिता के कारक सूर्यदेव इस महीने 17 अगस्त को ग्रहण दोष में जाने वाले हैं, केतु के साथ संचरण करेंगे। उसके पहले ये शुक्रदेव का नीच होना कहीं ना कहीं उन स्थितियों को जनरेट कर रहा है, यानी कि प्रारंभ करने का संकेत दे रहा है। शुक्र जहां आपको धन, वैभव, संपत्ति और हर तरह की भौतिक सुख संपदाएं देता है, वहीं प्यार का कारक, रोमांच का कारक शुक्र ही है। तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है, बस अपनी पैनी नजर रखनी है। धन संबंधित मामलों में सावधानी, रिश्तों के मामलों में सावधानी रखनी है। वहीं 2 अगस्त को आपके राशि के स्वामी मंगल देव धन भाव से निकलते हुए 3rd हाउस में जाएंगे, जो पराक्रम का भाव है, मंगल देव का पसंदीदा भाव। मंगल देव आपके पहले भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 3रे भाव में जाते ही वो आपके निर्णय की शक्ति बढ़ा देंगे, आपको डेयर डेविल बना देंगे, यानी आप डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, डिसीजंस लेंगे। वहीं जैसे ही 2 अगस्त को 3रे भाव में आएंगे मंगल देव, वहां से उनकी 4थी दृष्टि शुक्रदेव पर जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को शुक्रदेव नीच हुए, लेकिन 2 अगस्त को मंगल देव की दृष्टि जैसे ही उन पर जाएगी, एक कनेक्शन क्रिएट होगा और नीच शुक्र को एक कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो मंगल देव से थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी, पूरी नहीं मिलेगी। नीच का शुक्र तो नीच का ही होता है। हाँ, उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिनकी दशा शुक्र की चल रही है। फिलहाल जब मंगल शुक्र को दृष्टि देते हैं तो व्यक्ति के मन में एक जुनून आता है, चाहे वो कार्य करने का जुनून हो, चाहे वो प्यार का जुनून हो, या किसी वस्तु को पाने का जुनून हो, कोई जिद हो, तो इसे एक सकारात्मक रूप में लीजिए। इस एनर्जी का मतलब यह नहीं कि आप फॉल्स ईगो क्रिएट करें, वाद विवाद करें, लड़ाइयां करें, अपनी इस एनर्जी को नेगेटिव रुख दे दें, फिर यह सही नहीं होगा। तो इसे अच्छे तरीके से आपको यूज करना है, यानी कि एनर्जी तो मिलेगी आप में इस राशि के जातकों को, लेकिन उसे शुभ कार्यों में एक अच्छे मोटिव के लिए यूज करें। दोस्तों, वही बुध देव जो बुद्धि के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, फाइनेंस के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो अभी 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। एक अच्छा गोचर, ऐसे में बोल सकते हैं कि विचारों की सुंदरता बनी हुई है, बौद्धिक कौशलता बनी हुई है। वहीं इसे और ज्यादा बढ़ाते हुए बुध देव 5 अगस्त को 4th भाव में चले जाएंगे। वहां सूर्यदेव पहले से है, हंस राजयोग पहले से बना हुआ है कर्क राशि में। वहां बुध देव भी आएंगे, सूर्य बुध का मिलन होगा, बुध आदित्य योग निर्मित हो जाएगा। हंस राजयोग पहले से निर्मित है, तो ये जबरदस्त समय, भले ही शनिदेव वक्री चल रहे हो, मैं उसके उपाय बताता हुआ जाऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन ये जो 3 ग्रह 5 अगस्त के बाद आपको देने वाले हैं, उसका आनंद लीजिए। 4th भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में है, सूर्य देव उनके साथ है, तो भौतिक सुख संपदाओं की वस्तुएं, यानी कि नए घर में गृह प्रवेश का कहीं ना कहीं से योग। गाड़ी हर किसी के पास होती है, तो बड़ी गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी को अपग्रेड करना है, या अपनी भौतिक सुख संपदाओं के लिए कोई भी वस्तु लेनी है, उसके लिए योगायोग बनाते हैं। ये तो 2 चीजें हो गई जो घर, गाड़ी, बंगला ये बोलते हैं, लेकिन वास्तव में 4th भाव सुख का भाव है। हर वो चीज जिससे आपको सुख मिले, रिश्ते हो, प्रेम हो, अच्छा करियर हो, पैसा हो, तो वो सब कुछ देने के लिए वहां शुभ संजोग बने हुए हैं। भले ही सड़स आती है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है?
12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति की ये मजबूत स्थिति, सूर्यदेव का वहां होना, ये जो समय है वो 17 अगस्त के पहले भले ही छोटी सी अवधि है, लेकिन इस समय कुछ ऐसे कार्यों को क्लिक कर सकता है जो कि आपकी जिंदगी को बदल दे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के गोचर का एक सिंपल कीवर्ड है कि ये आपकी जिंदगी को बदलने आई है, और ये राजयोग 31 अक्टूबर तक के लिए है, एक लंबे समय के लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, बात रही अस्त स्थिति की, तो 12 अगस्त को अगले गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे और अपने पुण्य फलों को देने लगेंगे। 2 जून के बाद ये राजयोग बना था, लेकिन वो अपनी प्रारंभिक डिग्रियों पे थे। अब जून और जुलाई 2 महीने निकल गए, अब ये बिल्कुल एग्रेसिव डिग्रियों पे आ गए, यानी कि रिजल्ट देने की क्षमता अब पूर्णतः आ चुकी है। ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति को उदित होते ही करियर फ्रंट पे अनेकों लाभ, उपलब्धियां आपको मिलनी तय रहेगी। 12 अगस्त के बाद चाहे शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हो, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उनके ऊपर जा रही है, और शनिदेव मीन राशि में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहले भी बता चुका हूं। तो जो उनकी 7.5 की नेगेटिव ऊर्जा है और वक्री चाल की नेगेटिव ऊर्जा है, वो तो वास्तविक चीजें हैं, वो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उनके नेगेटिव चीजों को 50% से 60% मिनिमाइज कर रहे हैं। अब बात आती है आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं। अगर बहुत बुरे हुए, अगर आप सिंह लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, तो वक्री स्थिति में 7.5 के अंतराल में कार्यों का थोड़ा रुक रुक के होना, कार्य बनेंगे लेकिन थोड़े स्लो मोशन में, पैसे आएंगे लेकिन किस्तों में, जहां 2 लाख आने थे 50,000 आए, फिर कुछ दिन के बाद आए, फिर कुछ दिन के बाद आए, तो धैर्य बनाकर रखें। चूंकि शुक्र भी नीच के हैं तो कार्य बनेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े अवरोध आ सकते हैं, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता। हंसराज योग बन गया, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, उदित भी हो गए, तो मैं आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा सकता। सावधानी अनिवार्य है। कार्य बनेंगे थोड़े अवरोधों के बाद, पैसे आएंगे थोड़े रुक रुक कर आएंगे। उसी तरह से रिलेशनशिप फ्रंट पे भी चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, समय ही ऐसा है। गोचरों का संतुलन देखना अनिवार्य है और वही समझाना हमारा कार्य है। दोस्तों, वही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो अभी चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं, पहले 17 दिन वहीं रहेंगे। जैसा मैंने बताया, भौतिक सुख संपदाओं की वस्तुएं, आत्मिक सुखों की वस्तुएं, करियर में ऊर्जा देंगे, वो सारे काम बनाते हुए, सरकारी कार्यों को बनाते हुए, साथ ही उन सभी लोगों को लाभ देते हुए जो एक पावर वाले पद पे आसीन है, जैसे नेता, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो बहुत ही बड़े पोस्ट पे हैं और बड़ी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, उनके लिए सूर्यदेव बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए 17 अगस्त को, याद रखिएगा, 17 अगस्त को पंचम भाव में आएंगे, जो उनकी अपनी राशि है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में गोचर करता है तो अच्छे ही परिणाम देता है, शक्तिशाली भी होता है। वहां से वो एकादश भाव को देखेंगे, लाभ के भाव को देखेंगे, लाभ की प्राप्ति, प्रमोशन, उपलब्धियां, सब कुछ संभव है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी हैं, जहां से हम प्यार, संतान और शिक्षा के बारे में फलित करते हैं, वहां पहले से केतु विराजमान हैं। और जब भी राहु या केतु के साथ सूर्यदेव गोचर करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहण दोष
माना जाता है। भले ही सूर्यदेव अपनी राशि में है, लेकिन केतु पहले ही सिंह राशि को पीड़ित कर रहा था। अभी 5 दिसंबर तक वहीं रहने वाला है। अब उसके स्वामी भी वहां आ गए, तो पीड़ा तो देगा, कोई दो राय नहीं, ग्रहण तो लगाएगा। अगस्त में ग्रहण भी है, और यह ग्रहण सिंह राशि में है, पंचम भाव में है। तो आपको सावधानियां क्या रखनी है? देखिए, सूर्य पिता के कारक है, स्वाभिमान के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, आपके मान सम्मान के कारक हैं। तो सबसे पहले तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहां पे समस्या आने के संकेत हैं। वहीं मान सम्मान और आत्मविश्वास में क्यों कह रहा हूं? देखिए, 7.5 का समय, और 7.5 में जब शनि वक्री होते हैं तो मान सम्मान पर आघात होने के चांसेस होते हैं। मान सम्मान की हानि बताई गई है शास्त्रों में। अब 7.5 है, शनिदेव वक्री है, वहीं पे सूर्यदेव पीड़ित हो गए, आत्मा के कारक, मान सम्मान के कारक। तो क्या होगा? ऐसे समय में मान हानि होने के कुछ कारण अपने आप बन जाते हैं। तो आपको क्या रखनी है? सावधानी। कोई ऐसा कार्य ही ना करें कि आपके साथ वैसा हो। समझ रहे हैं? अब मान लो शनिदेव वक्री है, 7.5 चल रही है, किसी ने बोल दिया कि आज एक्सीडेंट होना तय है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज एक्सीडेंट होना तय है। उस दिन आपने गाड़ी ही नहीं चलाई तो एक्सीडेंट कैसे होगा? देखिए, कोई भी फलित अगर कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको बता रहा है तो आपको डरा नहीं रहा, वो योग देखकर बता रहा है कि यहां पे कुछ कमजोरियां हैं, ऐसा हो सकता है, तो सावधान हो जाए। वैसे ही मान सम्मान की हानि होने के संकेत हो रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य का नुकसान होने के संकेत हो रहे हैं, तो वहां पे आपको निगाह रखनी है, सावधानी रखनी है। वहीं प्यार का भी भाव है, नए संबंधों का भाव है। प्यार कब होता है? जब नए संबंध बनते हैं, नए जुड़ाव। और पंचम भाव क्या है? जन्म जन्मांतर से हमारे जो अच्छे कर्म हैं, उससे जो भाग्य हमारा बना है वो वही है। अब वहां जब सूर्यदेव पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होने के चांसेस है ना। उपाय भी बताऊंगा। तो प्रेम संबंध यदि आप लेकर चल रहे हैं तो वहां पे कोई एग्रेशन नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, बड़े आराम से चले, धैर्य से चले, चीजें सही रहेंगी। लेकिन आप ध्यान देना, ऐसी स्थितियां जरूर बनेंगी कि वहां वाद विवाद या कुछ खटास आने के चांसेस बनेंगे। वहीं संतान का भाव है, तो संतान पर पूरी तरीके से निगाह रखें, उनके स्वास्थ्य पर निगाह रखें, उनकी पढ़ाई लिखाई पर निगाह रखें, तो सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए, अगस्त के महीने में कई उतार चढ़ाव हुए, जिसका वर्णन मैंने किया। तो कहते हैं ना, चीजें मिलेंगी सब, लेकिन सावधानियां जरूरी है। थोड़े बहुत अवरोध आने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। करना क्या? सब्र, धैर्य। कबीरदास कहकर गए थे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब आप अपना प्रयास करते रहिए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि धीरे धीरे ही चीजें मिलती है। माली अगर कितने भी फसल को सींच ले, पेड़ को सींच ले, मंजर तभी आएंगे, फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। वैसे ही भगवान ने आपका प्रारब्ध लिखा है, चीजें मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ते मिलेंगे, धन दौलत, सुख समृद्धि, मान सम्मान सब मिलेगा। लेकिन जब आपका समय आएगा, और देवगुरु बृहस्पति जब ऐसी स्थितियों में आते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका समय आ गया। लेकिन इसी बीच 7.5 का अंतराल भी चल रहा है, तो कुछ उपाय बताता हुआ जाता हूं। सुंदरकांड शनिवार के दिन करने का नियम बना लीजिए। अब तो हर शनिवार को सुंदरकांड करने की आदत बना लीजिए। क्यों? सुंदरकांड को आशीर्वाद प्राप्त है,
जिस घर में सुंदरकांड होगा, हनुमान जी वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहेंगे। और हनुमान जी को अगर 1 घंटे बिठा रहे हो हर शनिवार को, तो आपके घर में मुसीबत आ सकती है। आप खुद बोलो, घी का दीपक जला लो, हनुमान जी को आसन दो, आवाहन करो और बोलो कि हे हनुमान जी, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं। और ऐसा पाठ करें कि आप हनुमान जी को सुना रहे, कोई नहीं आजू बाजू, ब्रह्मास्त्र है। मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष का स्पर्श करें, पीपल में जल दें, यह भी बहुत जबरदस्त उपाय है। हर दिन हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान, पंचमुखी हनुमान जी की भी पूजा करें। घर में पंचमुखी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति मंगा लें और उनकी पूजा आराधना करें। रामायण तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन रामायण का अंत कुछ और हो जाता यदि पंचमुखी हनुमान ना होते। जब रावण युद्ध हारने लगा तो पाताल लोक से उसने अहिरावण को बुलाया, जो कि काले जादू, तिलस्म इत्यादि का ज्ञाता था और जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ज्ञाता था। उसने अपने तिलस्म के बल पर पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण को लेकर चले गए पाताल लोक। वहां उन्हें तिलस्म से बांध दिया, और ऐसा तिलस्म कि उससे बाहर निकलना किसी के लिए भी संभव नहीं था। और उस तिलस्म का कुछ ऐसा उन्होंने ताना बाना बोया कि 5 दिशाओं में दीपक जला दिया और उसमें तिलस्म कर दिया। और कुछ ऐसा था कि 5 दीपक यदि एक साथ बुझेंगे तभी वो तिलस्म समाप्त होगा और राम लक्ष्मण की जान बचेगी। तो दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 5 दिशाओं से एक ही बार में वो दीपक बुझा पाए। अहिरावण प्रचंड अट्टहास करता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि अब तो जीत हमारी है, जीत रावण की है। हनुमान जी वहां पहुंचे और उसी वक्त उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप लिया। 5 मुख से प्रचंड वेग से वायु उन्होंने फेंकी, 5 दिशाओं से एक ही बार में सारे दीपक बुझ गए और रामायण का अंत कुछ और हुआ। तो जब जगत के पालनहार श्री विष्णु जी के अवतार राम जी के कष्टों को जब हर लेंगे हनुमान जी, तो हमारे कष्ट क्या है? सोचो, जब भगवान के कष्ट को संकट मोचन हनुमान ने हरा, तो हमारे कष्ट क्या हैं? बात कहां आती है? सिर्फ भक्ति भाव की, समर्पण की, नियत की, कर्म की। और दोस्तों, अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वही वीडियो पसंद आई वो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और चूंकि ये सावन का महीना है तो जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।